वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैथ्स के टॉपिक करते करते साथ में हमें कुछ और चीज़ें जो हैं वो सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। हम रीजनिंग की टॉपिक भी कवर करने जा रहे हैं। आज से हम रीजनिंग के टॉपिक भी कवर करेंगे। रीजनिंग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटे से छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आपका स्कॉलरशिप का हो सकता है, नवोदय का हो सकता है, या आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकते हैं, ये सब में काम आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको कवर करेंगे। और आप लोगों को कोई भी रीजनिंग का बुक खरीद लेना है प्रैक्टिस के लिए, और उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। वैसे प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस कभी भी इनफ नहीं होती। प्रैक्टिस जब आपको टाइम मिलता है वो कर लेनी चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में रहेंगी वही आपको अच्छे से लर्न रहेंगी, वही आपको अच्छे से आएंगी भी। और जो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में नहीं रहेंगी वो आप नहीं कर पाएंगे फिर अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो मैं मैथ्स का एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा आपको। जैसे मैथ्स में अगर हमें टॉपिक कवर करना है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कवर करने के लिए हमें सबसे पहले टेबल्स आना जरूरी है। अगर टेबल्स हमें नहीं आते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हमें रीजनिंग अगर सीखना है तो दो चार बातें जो हैं हमें लर्न करनी पड़ेंगी। अब मैं साथ के साथ टॉपिक वाइज वो आपको बताता रहूँगा और आप उनको कवर करते रहिएगा, है ना। जैसे एक तो जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अल्फ़ाबेट्स पोजीशन आपको दिख रही है, अल्फ़ाबेट की पोजीशन दिख रही है आपको, ये वाली। जैसे ए जो है वो हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, बी जो है हमारा वो सेकंड अल्फ़ाबेट है, सी जो थर्ड, डी फोर, ऐसे हमारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस होती हैं। जेड तक 26 अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं। अब देखो नीचे मैंने लिखा है, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ये है बैकवर्ड अल्फ़ाबेट पोजीशंस। अगर हम जेड से लिखना शुरू करें तो Z अगर हमारा फर्स्ट होगा तो Y सेकंड हो जाएगा, X हमारा थर्ड हो जाएगा, W जो है हमारा फोर्थ हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऊपर तक जाएंगे। मैं आपको इनकी ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन लिख के आप जहां भी स्टडी करते हैं अपनी स्टडी टेबल के पास में इसको लिख कर लगा लीजिएगा, ताकि आपको वो लर्न हो जाए। धीरे धीरे पोजीशंस आपको लर्न हो जाएंगी। जब तक पोजीशंस लर्न नहीं होती हैं तब तक हमारे पास उसके करने के लिए कुछ और भी चीज़ें होती हैं। क्या हम कर सकते हैं, देखिए। जैसे हम मैथ्स और रीजनिंग जो है तो टोटली लगभग जुड़े हुए टॉपिक हैं हमारे, तो पोजीशंस के लिए हम मैथ्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है टेबल ऑफ 3 और 5, मैं सहारा ले रहा हूँ टेबल ऑफ 3 या फिर टेबल ऑफ 5 का। अब कैसा है इसमें, जैसे पहले टेबल ऑफ 5 देखता हूँ मैं। 5 की टेबल मैंने देखी, 5 की टेबल जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। देखिए ये 5 की टेबल है, यहाँ पे 5 है, फिर 5 2 जा 10 होता है, फिर 5 3 जा 15 है, फिर 5 4 जा 40 है, 5 5 जा 25। इसके बाद टेबल जो है इसमें कवर नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किए, जो 5th पोजीशन पे अल्फ़ाबेट था उसको सबसे पहले लिखा, फिर 10th पोजीशन वाले अल्फ़ाबेट को लिखा, फिर 15th पोजीशन वाले को लिखा, फिर 20th पोजीशन वाले को लिखा, फिर 25th पोजीशन वाले को लिख लिया। और इससे हमारा एक छोटा सा गुरु मंत्र बन गया, इजोटी, EJOTY। आप किसी भी टेबल का ले सकते हो, जरूरी नहीं 3 और 5। मैंने थोड़ा सा आपको इजी बनाने के लिए बताया, है ना। जैसे अब हमारा क्या है, E जो है 5th पोजीशन पे है ना। तो 6 पे कौन सा होगा, E के बाद हमें अल्फ़ाबेट पता है कौन सा होता है, F होता है ना। और इस तरह से बीच बीच के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे J है, J 10th पोजीशन पे, J के बाद कौन होता है, J के पहले कौन होता है, ये अल्फ़ाबेट्स हमें पता है। और इस नंबरिंग से, ये नंबरिंग जब हमें याद हो, ये 5 10 15 वाली नंबरिंग ईजी है याद करने के लिए, छोटी सी है। इसके याद होने के बाद हम अल्फ़ाबेट्स की पोजीशंस बता पाएंगे। बट अभी क्या है, थोड़ा सा मुझे थ्रोट का इन्फेक्शन है तो बार बार अगर खांसी आती है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। टॉपिक पे ध्यान देते हैं। ई और जे के बीच में देखिए कितने कितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, 5 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी 4 अल्फ़ाबेट्स, सॉरी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उसको याद करने में, या मतलब समझने में कि कौन सा कब आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है ना। तो इसलिए हम 3 की टेबल का सहारा लेते हैं, जो 3rd पोजीशन पे है, 6 पे है, 9 पे, 12 पे है, 15 पे। 3 की टेबल के हिसाब से मैंने अल्फ़ाबेट्स जो थे, 3rd वाला, 6th वाला, 9th वाला, 12th वाला, 15th वाला, 18th वाला, 21st वाला और 24th वाले, मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लिए हैं। अब ये अल्फ़ाबेट लिखने के बाद अब मैं इजीली बता सकता हूँ, कोई भी अगर मुझे ये याद हो जाता है, इसका गुरु मंत्र का नाम मैं याद करवा देता हूँ। ये छोटी सी मेडिसिन है जो रीजनिंग के आपके काम आएगी। इस मेडिसिन का नाम है सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स, देखिए सिफिलोरक्स, ठीक है। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, है ना।
बेसिकली कोई मेडिसिन नहीं होती किसी चीज़ को याद करने की, बस हम किसी भी तरीके से कोई चीज़ याद करते हैं तो ये हमें पता चल जाएगा। अब देखो इसमें पोजीशन बताना आसान है। अब ए से लेके सी तक हमें पता है सिर्फ बीच में बी आएगा, तो बी सेकंड पोजीशन पे होगा। अब जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट इमेजिन करो, मान लो आपका अल्फ़ाबेट आप लेते हो जे, जे की पोजीशन पता करनी है। अब जे की पोजीशन कैसे पता करेंगे, आई, आई के बाद क्या आता है जे, आई है 9th पोजीशन पे, ये आपको याद है। और जे की कौन सी पोजीशन पे होगा, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 10, जे 10th पोजीशन पे है ना। ऐसे ही कोई भी अल्फ़ाबेट आप सोचेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने सोचा टी। अब अगर इजोटी याद है तो टी आपको पता है 20th पोजीशन पे आता है। अगर आपको इजोटी याद नहीं है तो टी आपको देख लेना है कौन सी पोजीशन पे आता है, ठीक है। टी कैसे आएगा, अब हमें पता है ओ या आर एस टी, टी यू वी, तो टी कहाँ पे है, यू से पहले आता है, तो यू कौन सी पोजीशन पे है, 21st पे है, तो टी हमारा कौन सी पे हो जाएगा, 20th पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है। आसान है, चलिए और देख लेते हैं। तो हम कोई भी एक और अल्फ़ाबेट लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एच। अब हमें पता है जी एच आई जे, ऐसे हमारी अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन होती है। तो एच, एच के बाद क्या आता है, आई आता है। आई कौन सी पोजीशन पे है, 9th पे है, तो एच हमारा कौन सी पोजीशन पे होगा, उससे पिछली पोजीशन 8 पे होगा। इस तरह से हम इनकी पोजीशंस याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ हमें जो देखने की ज़रूरत है, जो थोड़ी सी याद करनी पड़ सकती है, वो ये है अपोजिट ऑफ एनी लेटर। अपोजिट ऑफ एनी लेटर, किसी भी लेटर का जो अपोजिट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब अपोजिट लेटर क्या होते हैं सर, जैसे बेटा कि हम देखेंगे इसमें हमारा क्या है, देखिए हम इस पोजीशन पे आ जाते हैं दोबारा से। तो ये है हमारा हाँ, ये हमारा आ गया है, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ एनी लेटर, और वो कैसे होता है अपोजिट, देखो जैसे स्टार्टिंग से फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो कौन सा है, ए है। स्टार्टिंग से फर्स्ट कौन सा है, ए हमारा है। और लास्ट से फर्स्ट कौन सा है, लास्ट से फर्स्ट हमारा जेड है। इसी तरीके से अगर स्टार्टिंग से सेकंड नंबर की बात करूं तो मैं बी आता है, लेकिन लास्ट से सेकंड कौन होता है, वाई होता है। अब इनको याद करने के लिए हम बहुत सारी ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे अमेजन, अमेजन वर्ड सबने सुना हुआ है। अमेजन जो है उसमें ए और जेड दोनों आते हैं, ए और जेड, इसका मतलब ए का अपोजिट कौन है, जेड है। बी और वाई, बॉय, बॉय में दोनों आते हैं हमारे अल्फ़ाबेट, तो हमें बॉय से याद हो सकता है कि बी का अपोजिट कौन है, वाई है। क्रैक्स, बच्चों की पहली पसंद क्रैक्स, तो क्रैक्स में दोनों आते हैं, सी और एक्स, क्रैक्स, तो सी का अपोजिट कौन है, एक्स है। डी का अपोजिट ड्यू, डब्ल्यू, तो ड्यू, ड्यू में ये आ गया। इवनिंग, फन, इसमें देखिए मैंने उनको हाईलाइट कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन सा किसका अपोजिट होगा। जैसे जीटी रोड है, हनी सिंह, यो हनी सिंह, इंडियन रेलवे, आईआर, जैकलिन फर्नांडिस, इसका नाम तो सबको याद होगा, जे क्यू, या फिर जैक और क्वीन से याद कर सकते हैं जो कार्ड्स खेलते हैं, केविन पीटरसन, है ना। एल ओ, लव, लव से आप याद कर सकते हो, एल का अपोजिट हो है एम एन, मैन, मैन में दोनों आते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसे हम अपोजिट को याद कर सकते हैं, या अपोजिट को निकालने के लिए जो हमने इजोटी और सिफिलोरक्स को लिया था ना, उससे भी हम अपोजिट बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं आप बताइए जरा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एम, कोई अल्फ़ाबेट मैंने ले लिया, मान लीजिए एम मैंने ले लिया, ठीक है, एम मैंने ले लिया। एम की पोजीशन कौन सी होती है, एम की पोजीशन होती है 13th। अब मुझे इसको 27 करना है, ये जो सम है इसको 27 करना है। इसको 27 करने के लिए मुझे और कितना लगेगा, 14 लगेगा, तो ये 27 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो हमें सम 27 करना है, इसका सम अगर 27 होगा तो इसको अपोजिट मिल जाएगा। और 14 पोजीशन पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एन अल्फ़ाबेट आता है, तो हमें पता चल जाएगा एम का अपोजिट कौन है, एन है। या फिर इस ट्रिक से हम इसको, जो ये ट्रिक आपको दी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे भी हम उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी मूव करते हैं
नेक्स्ट पे। अब हम शुरू करेंगे, ये चीज़ें आपको लर्न कर लेनी है, इस पे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये आपका लर्न करने का है। इसको भी आप लिख के किसी पेपर पे अपने जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे लगा लीजिए। अब बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे पहले टाइप 1 से, ठीक है। तो टाइप 1 से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स की पोजीशन से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्टेन कोड बीन इज रिटन एज ABNE एंड सेल इज रिटन एज LSEA, हाउ इज लव रिटन इन दैट कोड। एक कोड है हमारे पास जिसमें बी हमने क्या किया, जिसमें हमारे पास क्या है BEAN, ठीक है। हमारे पास है BEA और N, ये हमारे अल्फाबेट्स हैं। ये पहली पोजीशन पे, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। इसको हमने लिख दिया कैसा, ABNE। जब सारे अल्फाबेट सेम है तो हमें पता चलेगा कि वो टाइप 1 का क्वेश्चन है ना। तो अब देखो पहले पे कौन आ गया, थर्ड नंबर वाला पहले पे आ गया, ठीक है जी, थर्ड नंबर वाला पहले पे आ गया। सेकंड नंबर पे कौन है, फर्स्ट वाला है N की पोजीशन क्या थी, 4 थी। हम पहले वाले पोजीशन के हिसाब से इनकी पोजीशन लिख लेते हैं। और E कौन सी पोजीशन पे था, 2 पे था, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। जो हमने यहाँ पे बीन की पोजीशन में देखी थी, बीन में जो पोजीशंस थी अल्फाबेट की, उनके नंबर्स को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही हम सेल का भी लिखेंगे, SALE। सेल में क्या पोजीशन है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ठीक है। अब इसका जो आंसर बनाया उसने, वो बनाया LSEA, इसका कोड। अब कोड में देखो पहले नंबर पे कौन आ गया, 3 आ गया, और जो आपका दूसरे नंबर पे है वो फर्स्ट वाला है, फिर 4 वाला है, फिर 2 वाला है। मतलब 1 2 3 4 जो आपका है उसे हमें बनाना है 3 1 4 2। देखो दोनों में वही किया, 1 2 3 4 जो हमारे अल्फाबेट्स की पोजीशन हमने निकाली थी वो कौन सी बना दी इसने, 3 1 4 2, ठीक है। इस वर्ड में पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, इस वर्ड में, ठीक है। तो ऐसे ही हम लव को करेंगे, LOVE। अब लव में क्या है, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पहले हमें 3 वाला लेना है। 3 पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे V, फिर 1 फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, L, फिर कौन सा है फोर्थ पोजीशन पे कौन है, E, उसके बाद कौन सा करना है, सेकंड पोजीशन वाला, वो क्या है, O, एंड दिस विल बी योर आंसर, VLEO, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये होता है हमारा पहला टाइप। अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा कौन सा है, चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप 2। अब इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेटर्स। जहां बेटा आपको जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट लेने की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उसको बाद में भी देख सकें, या फिर वीडियोस को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसको 1 महीने तक देख सकते हैं आराम से, जहां भी आपको डाउट होगा, है ना। सो फॉरवर्ड या बैकवर्ड लेटर्स। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, या तो फॉरवर्ड वाला लेटर या फिर बैकवर्ड वाला लेटर। अब वो कैसे सर, अब हम देख लेंगे, पहले उसको डिकोड करेंगे। हमारे पास वर्ड है FAVOUR, ये है, इसका आंसर उसने लिखा है EBUPTS, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो हमारा अल्फाबेट है, फेवर जो हमारा वर्ड लिखा है उसमें देखते हैं। F को उसने क्या बना दिया, E बना दिया। F से E कैसे बन सकता है, जब हम पीछे की तरफ जाएंगे, -1 कर देंगे, है ना, उससे पीछे जा रहे हैं, EF ऐसा होता है ना, उससे पिछले वाला लेटर। अब A से B अगर बनाना है तो क्या करना है, एक अगला लेटर होता है, A से अगला लेटर B होता है, तो मतलब +1 नेक्स्ट पोजीशन पे जा रहा है। उसके बाद V को देखते हैं, V से पहले कौन आता है, U आता है, इसका मतलब -1 कर रहा है। फिर O से देखेंगे तो O से क्या है, OP, तो +1 कर रहा है। फिर V से देखेंगे TUV, ठीक है, फेवर, VOUR, ये U है, सॉरी माफ कीजिएगा, U है ये, तो U किसके बाद आता है, T के बाद U आता है, तो इसमें क्या किया है, -1, इसमें क्या कर दिया, -1। फिर R के बाद क्या आता है, S हमारा आ जाता है, तो इसमें किया +1। मतलब हमें पैटर्न समझ में आया है, पहले -1 करना है, फिर +1 करना है, ऐसे करके हमें बढ़ाते हुए जाना है। तो हमारे पास वर्ड है जो
वो है साइंस, SCIENCE। पहले अल्फाबेट को एक पीछे करना है। एस से पहले क्या आता है? R। C के बाद क्या आता है? D। I से पहले क्या आता है? H। E के बाद क्या आता है? F। N के पहले क्या आता है? M। एक बार आगे जाना है, एक बार पीछे जाना है ना? C के बाद क्या आता है बताओ? D। E से पहले क्या आता है? D। तो ये हमारा हो जाएगा जो आंसर है RDHFMDD। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी बच्चे, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, और प्रैक्टिस होने के बाद रीजनिंग से आसान जो है वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है उसमें, और मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं तो ये हमेशा से यही कहता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपका ईजिली ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब हम टाइप 3 के क्वेश्चंस बात कर लेते हैं। टाइप 3 क्वेश्चंस कैसे होते हैं? डायरेक्ट कोडिंग। अब ये डायरेक्ट कोडिंग क्या है सर? डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है? किसी भी कोड को डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे मिनरल, ठीक है, इसका कोड हो गया ये, डायरेक्ट कोड आपको बता दिया। ये साउंड है, इसका कोड हो गया ये। अब हमारे पास हमें बताना है कि जो रीडर है उसको कैसे हम लिखेंगे। अब बोलो सर ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ना तो पोजीशनिंग ही दिख रही है, क्योंकि एस है, इधर ए है, इधर एम है, इधर क्यू है, तो पोजीशंस तो डिफरेंट है, और ना कोई अपोजिट वाला भी सीन दिख रहा है। तो बच्चे ये सीधा क्वेश्चन किया गया है, आपको जो पोजीशन जिसकी है उसका कोड वही समझना है। जैसे ये दो वर्ड्स जो भी दिए हुए होंगे आपको, एक मिनरल है और एक साउंड है, इन दोनों के जो अल्फाबेट्स हैं, इन दोनों के जो अल्फाबेट्स होंगे उन्हीं को मिला के एक थर्ड कोड बनाया गया होगा, मतलब एक थर्ड वर्ड बनाया गया होगा। जैसे रीडर, अब रीडर देखो, इसका एक वर्ड इसमें आर की पोजीशन पे यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? यू दिख रहा है, तो हम इस आर के लिए क्या लिखेंगे? यू लिख देंगे। ई इसमें है, ई की जगह पे कौन लिखा हुआ है? टी, तो हम यहां से क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। अब देखो, अब इसमें है ए, अब ए यहां पे है, ए की पोजीशन पे कौन लिखा हुआ है? ए की पोजीशन पे देखो, ए की पोजीशन पे है वी, तो यहां से ए की पोजीशन पे देखो क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। ए की पोजीशन पे आ गया वी। और हमारे पास उसके बाद क्या है? डी की पोजीशन पे कौन है बताओ? डी है साउंड में, साउंड डी की पोजीशन पे डी है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, है ना। फिर क्या है? ई की पोजीशन हमने पहले से पता की है, ई की पोजीशन पे कौन आता है? टी आता है, तो ई की पोजीशन पे कौन है? टी है, तो टी लिख दिया हमने, है ना। टी थोड़ा गंदा बन गया, एडजस्ट कर लेना उतना, है ना। और उसके बाद क्या है? आर की पोजीशन भी हमने पहले निकाली है यू, तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? यू टी वी डी टी यू। ये हमारा आंसर आपको चार ऑप्शन में से किसी ना किसी एक में मिल जाएगा। अब देखो, आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बेटा जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे, जब आपके पास चार ऑप्शन होंगे, तो उसमें से तीन ऑप्शन में आपको पहले ही देखते ही पता चल जाएगा, सारे अल्फाबेट्स निकालने भी नहीं पड़ेंगे। पहले 2 या 3 अल्फाबेट निकालते ही एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये मैच कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है वही हमारा आंसर है, बाकी के हमें निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं है ना। और ये स्मार्टनेस आपकी खुद की होनी चाहिए, और आप खुद इस स्मार्टनेस को देख पाएंगे वहां से, है ना। ठीक है, चलिए ये था हमारा टाइप 3। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन कैसे आता है? यूजिंग अपोजिट लेटर। अभी देखो मैंने आपको अपोजिट लेटर वाला कंसेप्ट बताया था, अपोजिट अल्फाबेट, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, ऐसे ऐसे अपोजिट बताए थे ना। अब देखो इसमें देखते ही आपको पता चल जाएगा, अगर अपोजिट आपको याद है तो बी का अपोजिट, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, ये वाला ले लेते हैं। बी का अपोजिट वाई इधर दिख रहा है कोडिंग में, ई का अपोजिट वी अपोजिट में दिख रहा है, ए का अपोजिट जेड अपोजिट में दिख रहा है, कोडिंग में दिख रहा है ना, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी, ऐसे ही सेल एस का अपोजिट एच यहाँ पे दिख रहा है,
ए का अपोजिट जेड यहाँ पे दिख रहा है, एल का अपोजिट ओ लव आपने पढ़ा था है ना, ई का अपोजिट वी दिख रहा है। तो सर ये तो सारे के सारे क्या हैं, अपोजिट हैं। अब बताओ सी का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए फिर ए का अपोजिट बताइए, फिर आर का अपोजिट बताइए, फिर ई का अपोजिट बताइए। अब देखो सी, अगर आपको अपोजिट नहीं भी याद है, सी की पोजीशन कौन सी है, थर्ड, तो इसको 27 बनाना है तो कौन सी आपको लगेगा, 24th अल्फाबेट कौन सा होता है, आपने लिखा था कौन सा, ये याद आई दवाई, सिफिलोरक्स। कितना, 24 कौन होता है, यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। ए का अपोजिट तो किसी को याद करने की भी जरूरत नहीं है, ए पहला है तो लास्ट से पहला कौन है, जेड है। आर का अपोजिट, अब आर की पोजीशन बताओ कौन सी होती है, 21। तो 21 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 कौन सी पोजीशन पे है, एफ। आर का अपोजिट कौन सा आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और ई का अपोजिट तो हमें पता है कौन सा है, वी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू जेड एफ वी, है ना। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो ये टाइप 4 का क्वेश्चन है इसमें भी आपने देखा, आपको कौन से ये आपको याद करने की जरूरत है, आपको ये याद करने की जरूरत है। क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फन, जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो आपको बहुत सारे ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। और अगर ये आपको याद हैं तो जो ये आपको टाइप 4 का क्वेश्चन है इसमें आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाई देगी, है ना। गुड। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और भी जो टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड वीडियो बना सकूं। और जो आपको टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक में डाउट है, मैथ्स या रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आपके लिए एक वीडियो तैयार करूं, है ना। चलिए अब हम टाइप 5 का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और टाइप इसमें बचा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो वीडियो को आराम से देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर यहाँ समझ में नहीं आया फिर कहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, सिंबल डिजिट कोडिंग। अब कुछ सिंबल्स या डिजिट को कोड कर सकते हैं, जैसे सीधा सीधा किसी अल्फाबेट के लिए कोई सिंबल यूज कर दिया और उस किसी अल्फाबेट के लिए कोई नंबर यूज कर दिया, उसकी पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए कोई डिजिट यूज हो सकती है, कोई भी डिजिट अपनी मर्जी से, कोई भी कोड है किसी का अपना हो सकता है, वो कुछ भी उसमें यूज कर सकता है, वो हमें देखना है कि कैसे उसको डिकोड करना है ना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको लगभग 25% रेशो मिलता है रीजनिंग के क्वेश्चंस का, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 25 मतलब 100 में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के अगर होंगे तो उसमें से मैं ज़्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से होंगे। और ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो मेरा यकीन के साथ कहना है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें जैसे ये लिखा है रोप, रोप का कोड ये है, तो हमें सीधा सीधा लगा लेना है। आर के लिए कोड कौन सा है, ये वाला है। ओ के लिए कोड कौन सा है, ये वाला है। पी के लिए कोड कौन सा है, ये वाला है। और ई के लिए ये वाला है। अब दूसरा जो वर्ड है वो डाउट है। डाउट में ये दिए हैं, तो ये पोजीशन के हिसाब से आप उनके कोड डिसाइड कर लेंगे। अब ये लाइव दिया है, इसका कोड ये दिया है आपको, तो ये आप डिसाइड कर लेंगे पोजीशन के हिसाब से कौन से अल्फाबेट के लिए कौन सा है। अब ये जो होंगे बच्चे, ये तीनों जो होंगे रोप, डाउट, लाइव, इन तीनों के अल्फाबेट्स को यूज करके कोई एक नया वर्ड बनाया होगा, कोई एक अलग वर्ड होगा और उसकी कोडिंग आपको पूछ लेंगे। अब देखो टी जो है वो यहां से आपको मिलेगा। टी के लिए क्या यूज किया है, स्टार, तो टी के लिए हम बना देंगे स्टार, जैसा मैंने बनाया है एडजस्ट कर लेना। आर के लिए, अब देखो आर के लिए हमारे पास क्या है, टी आर। आर के लिए क्या था, रोप में से परसेंटेज, तो स्टार के बाद क्या लगाना है, परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। उसके बाद क्या है, ओ के लिए यहीं से मिल जाएगा। ओ के लिए क्या था, 5 था, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। यू के लिए हमारे पास क्या है, डाउट में जाना पड़ेगा। अब डाउट में देखो थर्ड पोजीशन पे कौन है, हैश है, तो हम हैश लगाएंगे, हैशटैग, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, बी कहाँ पे है, BC में है, तो बी क्या है, बी के लिए 8 यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम 8 यूज करेंगे। एल कहाँ पे है, एल हमारे कहाँ पे है, एल हमारा लाइव में है, तो लाइव वाली जगह पे से देखो A @
तो @ का साइन लगाएंगे। और इसके बाद क्या है हमारा ई हमारा क्या है, ई तो हमें बहुत जगह से मिल रहा है, डॉलर है, तो डॉलर का सिंबल हम लगाते हैं। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चे देखो, अब बहुत सारे आप में सोच रहे होंगे सर ये तो सीधा सीधा हो गया। सीधा सीधा ऐसा नहीं होता कई बार। अब कई बार क्या है, इसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है। अब उस डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने में आपको तब थोड़ा सा समझ में आएगा जब मैं आपको टाइप 6 करवाऊंगा, कैसा हो सकता है उसमें देखिएगा। अभी आपको टाइप 5 समझ में आया होगा आई थिंक। एक रीजनिंग की कोई भी एक्सरसाइज के लिए बुक ले लीजिए और उसमें से आप मेरा पहले वीडियो देखिए, फिर वही टॉपिक उसमें से कवर कीजिए, या कोई पुराने पेपर ले लीजिए, पुराने पेपर्स में से रीजनिंग के कवर कीजिए। मेरा मानना है कि आपको रीजनिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगी अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं, और कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लास्ट टाइप ऑफ दिस चैप्टर, टाइप 6, मैसेज इन वर्ड्स। वर्ड्स में मैसेज होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको थोड़ा सा JA लिखा है, JANADA। अब इसका मतलब है व्हाट यू वांट। ये आगे लिखा है NAPAKA मीन्स दे वांट फूड। KAHONI मीन्स फूड एंड वाटर। व्हाट डज DA मीन्स। अब उसी क्वेश्चन को जो टाइप 5 था उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा ये अपग्रेडेड वर्जन है। अब इस अपग्रेडेड वर्जन में क्या है, ऐसा मत समझना जो जिसकी पोजीशन पे है वही उसका आंसर है, इसमें ऐसा नहीं होता। अब देखो पहले में था ज़ानाडा, ये था ना, ये था, और इसका मतलब क्या था, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। दूसरा हमारा था क्या, ना पा का, इसका मतलब क्या था, दे वांट फूड, दे वांट फूड। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ कैंसिल करेंगे, जो हमारी सिमिलर पोस्ट होंगी उसको कैंसिल करेंगे। जैसे इसमें ना है और इसमें भी क्या है, ना से ना कैंसिल करते हैं, और कोई सिमिलर नहीं दिख रहा तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कोई वर्ड सिमिलर है, यस एक ही वर्ड सिमिलर है, वांट, ये वांट। अब हमें पता चल गया जो ना है उसका मीनिंग क्या है, वांट है। सिर्फ इतना ही पता चला इस मैसेज के डिकोड होने से, है ना। अब हम अगले वाले को देखेंगे। अब अगले सेंटेंस की बारी आएगी, अगले सेंटेंस की बारी करते हैं। अब अगले सेंटेंस को देख लेते हैं, वो है काहोनी, काहोनी। अब इसमें से डिडक्ट करेंगे। अब का से का कैंसिल करते हैं, ये का से का कैंसिल हुआ। अब काहोनी इसका मतलब था फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर। अब देखो, अब दोनों में सेम क्या था, का सेम था, तो फूड इधर से सेम है, तो फूड से फूड कैंसिल हो गया। अब हम लास्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे, उसका मतलब क्या है, अच्छा हाँ, अभी हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच्चा कौन कौन सा हमने कर लिया है, काहोनी, ओके। अब हमारे पास है डा का मतलब क्या होगा। अब देखो जो डा है, वो डा कहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा, माफ कीजिएगा इसको थोड़ा सा ऊपर से मैंने कर दिया। तो जो हमारे पास बचा वो बचा डा, यहाँ पे बचा, है ना। अब देखो तीनों को कंपेयर करके क्या होगा, कई केसेस में तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, जैसे सिर्फ डा बचेगा इधर तीनों को कंपेयर करके, और इधर से कोई एक वर्ड बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जा और डा बचा है, और इधर से वर्ड कौन कौन से बचे हैं, व्हाट और यू दोनों बचे हैं, और बाकी का कुछ कैंसिल होने की हमें संभावना नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्लियर नहीं है कि दोनों में से कौन किसके लिए लिखा गया है, तो इस केस में क्या होगा, ऐसे डाउट वाले केस में आपको जो डा है उसके दोनों आंसर हो सकते हैं, ऐसा ऑप्शन मिलेगा। कौन कौन से, व्हाट एंड यू, व्हाट या यू, दोनों के दोनों उसके मतलब हो सकते हैं, दोनों में से मतलब कोई एक है ना, ऐसा ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। और बहुत सारे केसेस में क्या होगा, क्वेश्चन सीधा सीधा आपका क्लियर आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है कि प्रैक्टिस करने की। सो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रैक्टिस टाइम
You can take the screenshot of this, and after taking screenshot, just do calculate these answers or just do solve these questions and find your answers. If you are having answers, then just पोस्ट दोज आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। और जो आपके आंसर्स आप अगर एक बार निकाल लेते हैं, इन आंसर्स को निकालने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, सिर्फ इतने से आपके नंबर जो है रीजनिंग में आउट ऑफ नहीं आएंगे। आउट ऑफ कब आएंगे? जब आप सारे के सारे क्वेश्चंस या किसी बुक से कोई प्रॉपर एक बुक लेंगे और उस बुक में से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही रीजनिंग आपकी अच्छी होगी। और एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो रीजनिंग लाइफ टाइम आपको कभी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी कोचिंग सेंटर में जाके आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बस थोड़ा सा लाइक कर देना अगर आपको लगे कि आपके काम आ गया है ये वीडियो, और इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि किसी और के भी काम आ सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।